दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने सपने को पूरा होते हुए देख रहे हो और आप पहली बार अपने मन में केदारनाथ यात्रा यानी स्वर्ग की यात्रा पर पहली बार जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपसे कहीं कुछ मिस न हो जाए, आपको किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केदारनाथ की यात्रा के लिए क्या क्या साधन है, आपका कुल खर्चा कितना आएगा, आपके खाने पीने और रुकने की क्या व्यवस्था होगी, और इसके साथ ही साथ अगर आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो हेलीकॉप्टर से कैसे जाएं, सारी की सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक परफेक्ट प्लान बना सकते हैं और आपका मन पूरी तरह से केदारनाथ जाने के लिए रेडी हो जाएगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना होगा। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि केदारनाथ कैसे पहुँचें। केदारनाथ पहुँचने के लिए अगर हम पहले बात करते हैं ट्रेन की, तो ट्रेन में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, दूसरा देहरादून रेलवे स्टेशन है और तीसरा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है। आपको अपने राज्य से जिस भी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाए, आपको उस रेलवे स्टेशन पे आ जाना है। दोस्तों, अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार या फिर देहरादून रेलवे स्टेशन आ जाते हैं, उसके बाद आपको यात्रा बस से ही करनी पड़ेगी। उसके बाद कोई भी ट्रेन केदारनाथ के लिए नहीं जाती है। केदारनाथ की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको सोनप्रयाग पहुंचना होगा। सोनप्रयाग जाने के लिए आपको तीनों रेलवे स्टेशन से बस अवेलेबल रहेगी। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए अगर आपका माध्यम फ्लाइट है तो देहरादून के जाली ग्रांट एयरपोर्ट पर आप अपने राज्य से फ्लाइट लेकर आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद की यात्रा आपको या तो टैक्सी लेनी पड़ेगी या फिर बस से ही आपको आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल डिस्टेंस की, तो हरिद्वार से सोनप्रयाग 213 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। वहीं ऋषिकेश से 210 किलोमीटर, अगर देहरादून से सोनप्रयाग की बात करूं तो आपको लगभग 250 किलोमीटर पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिस बस से आपको यात्रा करनी है उसकी टाइमिंग क्या होगी और बस का किराया कितना लगेगा। दोस्तों, आप तीनों लोकेशन पर कहीं से भी बस लेते हैं तो बस की जो टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक ही होती है, क्योंकि दोस्तों सोनप्रयाग पहुंचने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगता है और कोई भी बस रात में नहीं चलती है। दोस्तों, अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो बस स्टैंड से आपको ऑफलाइन किराया 450 रुपए देना पड़ेगा। वहीं अगर आप अपने हिसाब से सीट लेना चाहते हैं और ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो यह किराया लगभग 600 रुपए से लेकर 800 रुपए देना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात नोट करने वाली यह है कि सोनप्रयाग रूट पर किसी भी तरह की स्लीपिंग क्लास की बस नहीं चलती है। आपको सिर्फ बैठने की ही सीट मिलेगी, सोने के लिए कोई भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपके पास अपनी कोई भी कार हो, किसी भी कंपनी की कार हो, सब तरह की कार से आप सोनप्रयाग तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप रास्ते में ऋषिकेश से लगभग 124 किलोमीटर की दूरी पर और हरिद्वार से 142 किलोमीटर की दूरी पर धारी देवी का टेम्पल है, आप वहां पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, यह वही धारी देवी माता का मंदिर है जिसे 2013 से पहले अलकनंदा नदी तट पर स्थित एक चट्टान पर बना था। उस समय अलकनंदा नदी पर चल रहे श्रीनगर बांध से झील बन गई थी। इस वजह से माता की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया था। अब इसे संयोग कहें या कुछ और, लेकिन मूर्ति को मूल स्थान से हटाने जाने के कुछ घंटे बाद ही केदारनाथ से लेकर पूरे उत्तराखंड में तबाही ही तबाही मच गई थी। लोगों को मानना यह है कि यहाँ धारी माता की मूर्ति एक दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। पहले एक लड़की, फिर महिला और अंत में बूढ़ी महिला बन जाती है। दोस्तों, धारी देवी मंदिर से 19 किलोमीटर की दूरी पर रास्ते में ही रुद्रप्रयाग आता है और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थित है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तो अगर आप अपनी कार से आते हैं तो इन सब जगहों को आसानी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करेंगे। यहाँ पर कार पार्किंग का किराया 100 रुपए 24 घंटे के लिए और बाइक के लिए 50 रुपए देना पड़ता है, वो भी 24 घंटे के लिए। जैसे अगर आप केदारनाथ मंदिर की ट्रैक पर गए हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए, तो 24 घंटे का किराया 100 रुपए, अगर 3 दिन के लिए जाते हैं तो 300 रुपए देना पड़ेगा। दोस्तों, सोनप्रयाग के बाद कोई भी बस या पर्सनल कार
आगे नहीं जाती है। दोस्तों अगर आप सोनप्रयाग शाम को 3 बजे के बाद आते हैं या फिर 8 घंटे की यात्रा करने के बाद आप थक जाते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइवेट रूम लेकर रुकना पड़ेगा, जिसका किराया 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर आप होम स्टे में रहना चाहते हैं तो उसका किराया 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होता है। दोस्तों यह किराया डिपेंड करता है कि आप किस सीजन में जा रहे हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि केदारनाथ जाने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा होता है। दोस्तों अगर आप बारिश और ठंड से बचना चाहते हैं तो आप मई और जून में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन मई और जून में केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने पर आपको काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। होटल का किराया 200 रुपए से डायरेक्ट 2000 रुपए बढ़ जाता है। जुलाई और अगस्त का समय पूरे भारत में मानसून का महीना होता है, इसलिए इस समय आपको केदारनाथ की यात्रा पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि केदारनाथ मंदिर पहाड़ पर स्थित है और केदारनाथ मंदिर जाने के लिए पहाड़ों पर लगभग 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है, जो मानसून के समय में काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं अगर आप फैमिली के साथ केदारनाथ धाम की दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए केदारनाथ मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सितंबर और अक्टूबर का महीना होता है, क्योंकि इस समय बारिश भी काफी कम पड़ती है और भीड़ भी काफी कम रहती है। लेकिन अगर 20 सितंबर के बाद आप अपनी फैमिली के साथ केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर महीने में स्नोफॉल भी हो सकती है और बारिश भी हो सकती है, लेकिन ठंड तो हमेशा रहती ही है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े लेकर जाना ना भूलें। दोस्तों अब सोनप्रयाग में सुबह उठने के बाद सोनप्रयाग से सुबह सुबह आपको केदारनाथ की यात्रा के लिए गौरीकुंड निकलना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 5 किलोमीटर है और कुछ यात्रीगण सोचते हैं कि हम यहीं से ट्रैकिंग करेंगे। सोनप्रयाग में ही गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा और टैक्सी स्टैंड सोनप्रयाग में ही है, लेकिन 1 किलोमीटर आपको कम से कम पैदल चलकर वहां पर जाना होगा। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कम से कम 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है, उसमें आपको लाइन में लगना पड़ेगा। वहीं अगर आप सितंबर से अक्टूबर महीने में जाते हैं तो आपको इस लाइन में नहीं लगना है, सभी सोमो वाले खाली रहते हैं, जिसका किराया 50 रुपए पर पर्सन होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि जब आप सोमो टैक्सी लेने के लिए सोनप्रयाग स्टैंड पर जाएंगे तो आपको 1 किलोमीटर पैदल चलने पर आपको पता लग जाएगा कि आप ट्रैकिंग कर सकते हो या नहीं, आपका कितना सामान लेकर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, इन सब बातों का आपको अंदाजा लग जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप गौरीकुंड में अपना सामान लॉकर में रख सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपए पर डे के हिसाब से लिया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। गौरीकुंड बहुत ही छोटा बाजार है, लेकिन इसका महत्व बहुत ही ज्यादा अधिक है। यहाँ छोटे होटल भी स्थित हैं, लेकिन सलाह यही दी जाती है कि आप अपना ठिकाना सोनप्रयाग को ही बनाएं, मतलब रहने के लिए आपको सोनप्रयाग में ही जगह लेना है। गौरीकुंड में ही गर्म पानी का कुंड है और मान्यता यह है कि गौरी माता यहीं स्नान करके भोलेनाथ की तपस्या करती थी, और कहते हैं कि इस कुंड में नहाने से आपके शरीर में जितनी भी प्रकार की बीमारियां होंगी, खुजली होंगी, वो सब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। बहुत से लोग इस कुंड में स्नान करने के बाद ही आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हम भी यहाँ पर स्नान करते हैं, लेकिन शायद स्नान और हमारी यात्राओं का रिश्ता बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं घोड़े, खच्चर, पालकी से केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो कितना पैसा लगेगा। दोस्तों केदारनाथ यात्रा बहुत ही मुश्किल है और गौरीकुंड से बाहर निकलते ही रास्ते की चढ़ाई देखकर इस बात पर विश्वास और भी पक्का हो जाता है। यदि आप वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा गए हो और भैरवनाथ तक पूरी यात्रा की हो तो आपको कटरा से वैष्णो देवी तक की यात्रा और वैष्णो देवी से भैरवनाथ तक की यात्रा में जो अंतर है वो आपको पता लग गया होगा। जैसे माता वैष्णो देवी में भैरवनाथ की यात्रा जो बहुत कठिन मानी जाती है, भैरवनाथ की यात्रा से भी ज्यादा कठिन है केदारनाथ की यात्रा। दोस्तों अगर आप गौरीकुंड से घोड़े लेते हैं तो उसका किराया 3500 रुपए एक तरफ का देना होगा अगर आप सितंबर और अक्टूबर मंथ में जाते हैं। वहीं अगर आप मई और जून में जाते हैं तो उसका किराया 5000 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक एक तरफ का देना होगा। अगर आप पिट्ठू या पालकी से जाते हैं तो उसका किराया 5000 रुपए से लेकर 7000 रुपए के बीच का होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका वजन, आपका वेट कितना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों पैसे खर्च करें, पैदल यात्रा कर लेंगे, और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद घोड़े ले लेंगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप जितने ऊपर ट्रैकिंग करके चले जाएंगे उसके बाद घोड़े लेते हैं तो पहली बात तो आपको घोड़ा मिलेगा ही नहीं,
और अगर आपको किसी तरह से घोड़ा मिल भी जाता है तो उसका किराया और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको भी पता होता है कि अब आप पूरी तरह से थक चुके हो और आपके बस की नहीं है पैदल यात्रा करना, तो इसलिए आप घोड़े लेना चाहते हैं। दोस्तों चलिए अब गौरीकुंड से यात्रा शुरू करते हैं। अगर आपके पास रेन कोट नहीं है तो आप अपने शहर से ही रेन कोट खरीद लीजिए, नहीं तो गौरीकुंड में आपको 200 रुपए का मिलेगा। उसके बाद आपको डंडे का सहारा जरूर लेना है, तो 50 रुपए का आप डंडा भी खरीद ले। लेकिन अगर आप फ्री में डंडा लेना चाहते हैं तो केदारनाथ की यात्रा से वापस आने वाले भक्तों से गौरीकुंड में ही डंडा मांगने की रिक्वेस्ट करें, तो आपको जरूर हेल्प करेंगे और आपको फ्री में वो डंडा मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप पैदल ट्रैकिंग करना नहीं चाहते हैं तो आपको बता दूं कि खच्चर, पालकी और घोड़े से यात्रा करने से अच्छा है कि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करें, क्योंकि उसका किराया सिर्फ आने और जाने का 4500 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच का होता है। तो आप फाटा से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से जाएं। आप 15 मिनट में केदारनाथ आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों आपको 4 से 5000 रुपए ज्यादा लग रहा है हेलीकॉप्टर का, लेकिन इसका फायदा यह है कि अगर आप केदारनाथ की पैदल ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग के दौरान आपको खाने पीने और केदारनाथ में स्टे करने पर आपके कम से कम 3000 से लेकर 4000 तक आसानी से खर्च हो जाएंगे। वहीं अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपका खाने पीने रहने के पैसे बच जाएंगे और पूरा दिन केदारनाथ घूमने के बाद आप शाम को 5 बजे हेलीकॉप्टर लेकर वापस आ जाएं। दोस्तों अगर आप पीक सीजन में आ रहे हैं तो आपको ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए आप अपना टिकट यात्रा करने से 1 महीना पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें। हेलीकॉप्टर बुकिंग का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर रेट चेक कर सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों केदारनाथ की यात्रा के लिए आपको अपने साथ कौन कौन सी दवा लेकर जानी चाहिए। दोस्तों केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आप अपने साथ कुछ मेडिसिन जरूर कैरी करें, क्योंकि केदारनाथ की 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आपके पैरों में भी दर्द हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, खांसी भी आ सकती है, जुकाम भी हो सकता है, इसलिए आप अपने साथ पेन किलर की दवा, पेन किलर स्प्रे, बुखार की दवा अवश्य लेकर जानी चाहिए। इसके अलावा आपको अपने साथ कपूर जरूर लेकर जाना चाहिए। पहाड़ों पर जब आपकी सांस फूलने लग जाए चलते चलते तो आप उस कपूर को सूंघ सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहेगा और आप अपनी यात्रा बहुत ही सुखद रूप से कर पाएंगे। अगर आप चढ़ रहे हैं तो चढ़ने में करीब आपको 12 घंटे लगेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं जल्दी चढ़ सकता हूँ, और जब भी यहाँ पर आए कपूर लेकर आए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो आप इस तरह से कपूर को हाथ में इस तरह से रख के सूंघ सकते हैं। पेन किलर लेके आए, बुखार की दवाई लेके आए, ये सारी व्यवस्था आप करके आए खुद से, तभी आप कंफर्टेबल चढ़ सकते हैं। उतरने में आपको करीब 4 घंटे लगेंगे, लेकिन चढ़ने के लिए आपको कम से कम 12 घंटे लगेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने खच्चर जा रहे हो, और ये सुबह का नज़ारा है, देख लो। तो और जो हमारे महादेव हैं, वो जो आप देख रहे हो आइस, वाइटनेस ज़्यादा है हमारे मोबाइल में, दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ तक आपको जाना है। और ये है हमारी टीम गाइस, ये हमारी टीम के 1 2 3 4 5 6 लोग वहाँ बैठे हैं, मैं 7वां हूँ, और एक खच्चर से आएगा क्योंकि उसके बस का नहीं था। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, या तो आप पहले से ही ऑनलाइन टेंट की बुकिंग कर लें, लेकिन अगर आपने पहले से ऑनलाइन टेंट की बुकिंग नहीं की है, जो लोग आपसे पहले जा चुके होते हैं वो जाकर वहां पर टेंट की व्यवस्था कर लेते हैं। सारे टेंट जो होते हैं वहां पर फुल हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने ऑनलाइन टिकट बुक की है, लेकिन आपने उस टेंट को 4000 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में बुकिंग की है, लेकिन ऑफलाइन में उनको उसी रूम का डबल रेट मिल जाता है, तो जो आपकी बुकिंग होती है वो वहां पर कैंसिल कर देते हैं। और ट्रैकिंग के दौरान किसी भी यात्री को नहीं पता कि वो ट्रैकिंग करने के दौरान कब थक जाए और किसी का टेंट वहां पर खाली होगा भी या नहीं होगा। तो लोग आपकी मजबूरी को देखकर आपसे रहने के लिए ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, और आपको केदारनाथ की ट्रैकिंग के दौरान कम से कम 2 रात गुजारना ही पड़ेगा। और केदारनाथ में रहने के लिए 4 लोगों का लगभग 2 रात के लिए 6000 रुपए लग जाएंगे। इसीलिए आप अपना 4 लोगों को रहने के लिए टेंट भी जरूर लेकर जाएं। और अगर आपके साथ, आपके पास अगर आपका अपना खुद का टेंट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ में एक रात्रि और विश्राम कर सकते हैं महादेव के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वाटर प्रूफ टेंट का लिंक दे रखा है,
और सबसे बेस्ट है 4 लोगों के लिए रहने के लिए। इससे सस्ता और इससे बेस्ट कोई भी टेंट आपको नहीं मिलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक के थ्रू आप इस टेंट को खरीद सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ की यात्रा पर जाने के लिए कितने दिन का प्लान बनाएं और कितना खर्चा आएगा। दोस्तों अगर आप दिल्ली से केदारनाथ जा रहे हैं तो कम से कम 4 दिन का प्लान बनाना होगा, और अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 दिन का प्लान बनाना होगा। पहले दिन आपको हरिद्वार से सोनप्रयाग जाना होगा, उसके लिए 8 घंटे का सफर करना होगा। 8 घंटे का सफर समझो 12 घंटे आपके लग गए और 12 घंटे आपका खत्म हो गया। उसके बाद आप शाम को सोनप्रयाग पहुंचते हैं, वहां पर स्टे करते हैं, 12 घंटे आपके सोने में लग गए। उसके बाद आप सुबह उठते हैं और 8 से 10 घंटे ट्रैकिंग करते हैं केदारनाथ की। उसके बाद जब आप ट्रैकिंग करने के बाद ऊपर जाते हैं तो आप थक जाते हैं, फिर आप वहां पर जाकर सो जाते हैं और 5-6 घंटे सोने के बाद आप सुबह उठते हैं। तो इस तरह से आपका 2 दिन खत्म हो जाता है। फिर आप वहां पर गए हो इतनी मेहनत करने के बाद तो आप करीब 10 से 12 घंटे वहां पर आराम करते हो, वहां पर दर्शन करते हो, घूमते हो, एंजॉय करते हो। उसके बाद जब आप नीचे उतरते हो तो आपको 7 से 8 घंटे फिर से लगते हैं। तो इस तरह से आपका 3 दिन खत्म हो जाता है। जब आप नीचे उतरते हैं तो चाहे तो आप उस दिन सोनप्रयाग में स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज आप हरिद्वार के लिए फिर से प्रस्थान कर सकते हैं। और जब आप हरिद्वार के लिए निकलेंगे सोनप्रयाग से तो आपको 8 से 10 घंटे की यात्रा फिर से करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से आपका 3 दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पीक सीजन में जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा हर जगह लाइन लगानी पड़ेगी, तो आपको कम से कम 5 दिन जरूर लगेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि कितना पैसा लगेगा। दोस्तों गौरीकुंड के बाद जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे महंगाई सरकारी आंकड़ों से भी अधिक बढ़ती जाएगी। पानी की बोतल मिलेगी 50 से 60 रुपए में, मैगी मिलेगा 60 रुपए में, दाल चावल प्लेट 150 रुपए में, वहीं अगर आप 4 रोटी और दाल 120 रुपए में मिलेगा। दोस्तों मोटा मोटा पैसों की बात करें तो अगर आप सिंगल जाते हो तो आपका कम से कम 7 से 8 हजार रुपए प्रति व्यक्ति लग जाएगा। तो कम से कम आपको 10,000 का बजट बनाकर जरूर जाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो और भी कई बातें हैं जो केदारनाथ जाने से पहले आपको जानना चाहिए। हमारे YouTube चैनल पर मैंने केदारनाथ के बारे में जो भी वीडियो बनाई है और जिसके बारे में मैंने सब कुछ बताया, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद लगा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें, ताकि जब भी वो यहाँ पर जाने का प्लान बनाए तो उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो सके। और आपका अपना चैनल हमारा ब्लॉग्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत होती है। आपकी यात्रा सफल, सुखद, मंगलमय हो। जय हो बाबा केदारनाथ। हर हर महादेव।